गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टीपीए का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस जो है सेक्शन 53A ऑफ टीपीए के अंदर है। ठीक है। अब इस डॉक्ट्रिन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं मेंस के, 5 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का, और कहीं कहीं तो 10 नंबर का भी है। तो आपको ये एग्जैक्टली कोशिश करना कि ये याद हो जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अभी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है और इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप सीखने की, ताकि आपको हर एक चीज़ याद हो सके। ठीक है। देखो, सबसे पहले ये जो डॉक्ट्रिन है, ये डॉक्ट्रिन हमारी इंग्लिश डॉक्ट्रिन है। ठीक है। इंग्लिश लॉ ऑफ इक्विटी वहाँ से आई है। ये कहाँ से आई है? इंग्लिश लॉ ऑफ इक्विटी से। अब इसे कहते हैं हम इक्विटेबल डॉक्ट्रिन। इक्विटेबल डॉक्ट्रिन में क्या हुआ कि ये आपको प्रिवेंट करवाती थी, प्रिवेंट करती थी किससे? फ्रॉड से और अनलॉफुल एडवांटेज जो ट्रांसफरर उठाता था। अनलॉफुल एडवांटेज कौन उठाता? जो ट्रांसफरर। अब वो क्या करता था मैं को बताता हूँ। मान लो ये ए है, ए ने प्रॉपर्टी जो है बी को कॉन्ट्रैक्ट करा ए ने बी के साथ कि चलो मैं आपको प्रॉपर्टी जो है वो सेल करूँगा। ठीक है। अब बी ने क्या करा? मान लो कंसिडरेशन दे दी या फिर अर्नेस्ट मनी दे दिया कि चीज़ एडवांस ले लो आप ये वाला। अब सेल की जो होती है रजिस्टर्ड डीड बनती है। अब ये रजिस्टर्ड डीड जो है बनाई नहीं, तो सेल क्या हुई? ये वैलिड नहीं हुई, नॉट वैलिड। इसने फिर क्या करा? इसने प्रॉपर्टी जो है वो सी को बेच दी, सी को ट्रांसफ़र कर दी। अब सी को ट्रांसफ़र करी तो रजिस्टर्ड डीड बना ली। अब आपको पता है कि रजिस्टर्ड डीड इसकी बनी हुई है, इसकी नहीं बनी हुई, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इसको मिलेगी। ठीक है। तो घर जो है इसके पास चला जाएगा। तो बी का इंटरेस्ट का क्या हुआ? बी का इंटरेस्ट का क्या हुआ? अब इक्विटी डिमांड करती है कि बी का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करा जाए। ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा इंग्लिश डॉक्ट्रिन है, ये वाली डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, ये इंग्लिश लॉ के इक्विटी वाले प्रिंसिपल है ना, जो इक्विटी का मैक्सिम है कि इक्विटी लुक्स इट टू बी डन what is out to be done, उसके ऊपर बेस्ड है। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस किस पे बेस्ड है? इक्विटी लुक्स इट टू बी डन व्हाट इज आउट टू बी डन। ओके। अब हम बी का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करने वाले हैं। चलो अब बात करते हैं कोर सेक्शन के बारे में, एग्जैक्टली की जो प्रोविजन है 53A वो क्या कहती है। ठीक है। देखो, वेयर एनी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू ट्रांसफ़र फॉर कंसिडरेशन, तो हम डायग्राम बना देते हैं। ये ए है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, किससे करता है? कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफ़र फॉर कंसिडरेशन। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है हमेशा जो भी होगा वो कंसिडरेशन वाला होगा। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का होगा? ट्रांसफ़र करने का। कौन सी प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कंसिडरेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट है। किस चीज़ को ट्रांसफ़र करना है? इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो, एक और बात याद रख लेना, ये कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। रिटर्न में किसके द्वारा साइन किए होंगे? साइंड बाय या तो ए हिमसेल्फ या फिर एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ए, है ना। देखो दोबारा सुन लो। वेयर एनी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू ट्रांसफ़र फॉर कंसिडरेशन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय राइटिंग साइंड बाय हिम और ऑन हिज बिहाफ। ठीक है। अब हमने रिटर्न देख लिया, साइंड देख लिया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में देखें। इस कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स थी, लुकिंग टू द टर्म्स, हमें दिख गया था कि ये जो टर्म्स हैं ये नेसेसरी हैं कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ट्रांसफ़र। जो वो वाली टर्म्स हैं असर्टेन हो रही हैं। ठीक है। लुकिंग टू द टर्म्स, इट वॉज असर्टेन्ड दैट it relates to transfer of property।
ठीक है, टर्म्स भी ऐसी थी कि भैया साफ पता लग रहा है कि ए जो है बी को प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहता है, ठीक है। और ये जो टर्म्स थी ये बिल्कुल सर्टेन थी, एम्बिगुअस नहीं थी, देयर वाज नो एम्बिग्विटी, इट वाज सर्टेन, ठीक है। टर्म्स जो थी आपकी सर्टेन थी और बिल्कुल पता लग रहा था कि ये तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से ही रिलेट करती है। चलो जी, अब ए ने क्या करा है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो टर्म्स वगैरह लिखी हुई हैं उससे साफ पता लग रहा है कि ये तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात हो रही है। और ए ने यहाँ पे साइन भी कर रखे हैं अपने, क्लियर है। अब आगे देखो क्या है, अब एंड द ट्रांसफरी हैज़ इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब जो ट्रांसफरी है वो क्या करता है, अपनी कॉन्ट्रैक्ट की पार्ट परफॉर्मेंस के लिए, अपनी कॉन्ट्रैक्ट की पार्ट परफॉर्मेंस के लिए वो क्या करता है, देखो ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा था बी के साथ, ठीक है। बी ने अपनी पार्ट परफॉर्मेंस के लिए क्या करा, इन हिज पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बी टुक पोजेशन, बी टुक पोजेशन। अब पोजेशन या तो होल की होगी या तो पार्ट की होगी, पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। देखो कहाँ गया अपना, हाँ, बी टुक टेकन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ और द ट्रांसफरी, ठीक है, है बीइंग ऑलरेडी इन पोजेशन, कंटिन्यूस इन पोजेशन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब अगर बी पहले से पोजेशन में था, ठीक है, ऑलरेडी इन पोजेशन, तो कंटिन्यूस टू रिमेन इन इट, कंटिन्यूस टू रिमेन इन इट। चलो एक काम तो उसने कर लिया, अब देखो बी के काम क्या 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 होने वाले हैं। बी कौन है, ट्रांसफरी है, ठीक है। इसके सबसे पहला काम क्या था, पोजेशन टेक ओवर, पोजेशन टेक ओवर, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको याद हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो एक कोई एक्ट करेगा, एनी एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फर्दरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये दूसरा काम करेगा। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, ठीक है, एंड हैज़ डन सम एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या करेगा, एंड ट्रांसफरी हैज़ परफॉर्म्ड और विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखो दो काम तो उसके हो गए, उसने पोजीशन ले लिया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की फर्दरेंस में कोई एक्ट कर दिया, और तीसरा क्या कर रहा है वो, हैज़ परफॉर्म्ड और विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। पोजीशन ले ली बी ने, ठीक है, एक्ट कर दिया फर्दरेंस में, उसके बाद वो परफॉर्म करना चाहता है या परफॉर्म कर रहा है पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब बी की राइट्स बेसिकली यहाँ पर क्या होने वाली है, देखो, देन नॉटविथस्टैंडिंग दैट वेयर देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर that the transfer has not been completed in the manner prescribed therefore by the law for the time being in force। अब यहाँ पर क्या है, भले ही एक इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसफ़र करने का, और जो ट्रांसफ़र जो है वो कंप्लीट हुआ नहीं था, क्योंकि जो मैनर प्रिस्क्राइब था लॉ के द्वारा, जो मैनर प्रिस्क्राइब था लॉ के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग वो कंप्लीट नहीं हुआ था। भले ही जो है इंस्ट्रूमेंट था ट्रांसफ़र का, लेकिन वो ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं हुआ था। क्यों, क्योंकि जो मैनर प्रिस्क्राइब था, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपने करवाई नहीं थी, ठीक है। द ट्रांसफरर or any person claiming under him shall be debarred from enforcing against the transferee and person claiming under him any right in respect of the property of which the transferee has taken or continued in possession, ठीक है, other than the right expressly provided by the terms of the contract। देखो यहाँ पे दोबारा याद कर लो, देखो, नॉटविथस्टैंडिंग वेयर देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, तो भले ही एक माना कि एक इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसफ़र करने का, और वो ट्रांसफ़र जो है कंप्लीट नहीं होता। आप सिंपल याद कर लो, ये वाला पॉइंट हटा दो, नॉटविथस्टैंडिंग दैट द ट्रांसफ़र हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड, यहीं से शुरू कर देना। नॉटविथस्टैंडिंग दैट ट्रांसफ़र हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब देयर बाय द लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, दैट ट्रांसफरर और एनी पर्सन, एक्टर्स क्या हो गया, ये लाइन याद कर लो। दैट ये जो ट्रांसफरर है या कोई और पर्सन जो उसके बिहाफ पे क्लेम कर रहा है, वो डिबार्ड है एनफोर्स करने के लिए अगेंस्ट किसके, ट्रांसफरी के या कोई और पर्सन जो उसके अंडर क्लेम कर रहा है, ठीक है। कोई क्या क्या वो क्या डिबार्ड है, एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज द ट्रांसफरी हैज़ टेकन
और कंटिन्यूड इन पोजेशन, ठीक है, अदर देन द राइट विच इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर ये बी ने ये 3 काम कर लिए हैं तो ए जो है या उसके LR वगैरह या फिर कोई भी एनी पर्सन जो क्लेम कर रहा है उसके अंडर, क्लेमिंग अंडर हिम, ये डी बार्ड हो जाएगा टू क्लेम एनी राइट, टू इन्फोर्स एनी राइट, बेसिकली टू इन्फोर्स एनी राइट टू सच प्रॉपर्टी which is in possession of transferee, ठीक है, और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, ट्रांसफरी और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो ए ने प्रॉपर्टी जो है बी को कॉन्ट्रैक्ट करा उसके साथ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करा उसके साथ, बी ने पोजीशन ले ली, अब ए ने सी को प्रॉपर्टी सेल कर दी, सेल के साथ रजिस्टर्ड डीड बना दिया, ठीक है। अब सी को बी का जो पोजीशन था उसका बिल्कुल भी नोटिस नहीं है। एक्चुअल पोजीशन तो नोटिस होता है ना हमारा, एक्चुअल पोजीशन क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है, लेकिन इस बात का नोटिस नहीं है, ठीक है। और सी ने गुड फेथ में कंसीडरेशन दी है और विदाउट नोटिस दी है, ठीक है। तो ऐसे केस में सी का इंटरेस्ट आपको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। बेशक बी का जो इंटरेस्ट है वो इक्विटेबल इंटरेस्ट है ना, बी का इंटरेस्ट जो है वो इक्विटेबल इंटरेस्ट है, लेकिन सी का जो इंटरेस्ट है वो लीगल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे केस में सी का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सी को इस बात की बिल्कुल नोटिस की जानकारी नहीं थी कि बी पहले से ही पोजीशन में। अगर सी को जानकारी होती तो फिर बी का राइट प्रोटेक्ट होता। अब एक बात याद रखना, ये जो डॉक्ट्रिन है, ये डॉक्ट्रिन जो है एज अ शील्ड काम करती है, एज अ स्वॉर्ड काम नहीं करती। ये बेसिकली आपको अपना डिफेंस देती है। डिफेंस किस चीज़ का, पोजेशन का, डिफेंस टू पोजेशन। आपको जो ट्रांसफरी है, जो हमारा ट्रांसफरी है, उसको ये कोई भी राइट्स नहीं देती कि वो टाइटल सिक्योर कर ले, अपना टाइटल सिक्योर कर ले बाय सेक्शन 53A, ठीक है। टाइटल के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, टाइटल के लिए। और अगर किसी और ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है विदाउट नोटिस तो फिर उसका राइट प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब प्रोवाइडेड में देख लो, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शेल अफेक्ट द राइट्स ऑफ अ ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन। तो अगर कोई ऐसा दूसरा ट्रांसफरी है, कौन सा ट्रांसफरी है यहाँ पे, सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है, ठीक है, और उसने कंसिडरेशन पे करी है और उसके बाद उसको कोई नो नोटिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द पार्ट परफॉर्मेंस देयर ऑफ, उसको कोई नोटिस नहीं था अपना उसका कॉन्ट्रैक्ट का, ना पार्ट परफॉर्मेंस का, ठीक है, उसने पेमेंट कर दी है, तो अब उसका इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा। ये था हमारा टॉपिक पार्ट परफॉर्मेंस का।